देखिए ये हमने आज से P4 की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप P1 की प्रैक्टिस जो है वो मैं वैसे भी पेपर सॉल्व करके या ऑनलाइन क्लास करके हम करते रहेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप खुद से भी सॉल्व करते रहें, जो आपको क्वेश्चन हो वो आप सेंड करते रहें, मुझे वो होता रहेगा। ठीक है, मेन जो हमने डिस्कस करना है P4 डिस्कस करना, मतलब आप जितनी भी क्लासेस हैं सेंटर में वो सारी P4 की होंगी। आप ऑनलाइन अटेंड करना चाह रहे हैं ऑनलाइन करें, सेंटर पे आके अटेंड करना चाह रहे हैं सेंटर पे आके अटेंड कर लें। ठीक है, कल से हम उसको प्रॉपर जो है वो मतलब मंडे से बाकी से P4 की क्लासेस होंगी सेंटर पे। बाकी ये है कि P1 की क्लासेस में आपको कभी भी इफ्तार के बाद या कोई भी हम 1 घंटा रख के कर लेंगे, वो मतलब 2-3 पेपर हम अब वीक में सॉल्व करते रहेंगे। बाकी आप अपने तौर पे सॉल्व करते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसमें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आज हमने स्टार्ट करने हैं ये क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आपने खुद से जो पेपर देखे होंगे। 2017 के बाद से जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है P4 का, यानी जैसे पहले आपके पास एमसीक्यूज आते थे, 4 से 5 एमसीक्यूज होते थे, अब वो एमसीक्यूज नहीं है। अब उसकी जगह पे आपके पास ये क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी आपको एक मतलब आप कह लें कि सिचुएशन दे दी गई है और आपने अब एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, किस तरह से आप लिखेंगे, क्या होगा, मार्किंग स्कीम में किस तरह से आंसर है, तो ये थोड़ा सा हमने जरा इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज हम इसके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल्स। ठीक है, ये कहीं से क्वेश्चन लिया है, तो बीच में कोई 2 मेटल्स यहाँ पे होंगे, मैं उसको फिलहाल यानी आप कह रहे हैं हमारे पास कोई भी 4 मेटल्स हैं। लेट सपोज हमने कहा कि जी X, Y, Z और W, ये कोई 4 मेटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल्स कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंज व्हेन ईच मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी आप मेटल को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? रीजन क्या है? व्हाई वी आर रिएक्टिंग? टू फाइंड दी रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है। यानी दिस इज वन वे ऑफ डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी। अगर आपने रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है तो डिफरेंट वेज हैं, बट उनमें से एक तरीका आपके पास क्या है कि आपने सिंपल मेटल को रिएक्ट किया किसके साथ? एसिड के साथ। कैसे पता लगेगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है या ये कम रिएक्टिव है? जितनी ज़्यादा एनर्जी चेंज आएगा, क्योंकि जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये एसिड के जो भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जिसमें एसिड इन्वॉल्व है, व्हेन एसिड इज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, तो उसमें हमेशा सिंपल क्या रिलीज होनी है? एनर्जी रिलीज होनी है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और अगर आपने यूँ कहते हैं कि जी X इज मोर रिएक्टिव देन Y, X Y से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो X विल रिलीज मोर एनर्जी। ठीक है, X ज़्यादा एनर्जी, क्या X ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा? नहीं, वॉल्यूम सेम प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। इट वुड रिलीज मोर एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू वुड डू दिस एक्सपेरिमेंट। किस तरह से होगा एक्सपेरिमेंट? डिस्क्राइब हाउ यू वुड डू दिस एक्सपेरिमेंट, योर डिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड। अच्छा, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं नजर आ रहा? सिर्फ आपको नजर आ रहा है, बाकी किसी को भी नजर नहीं आ रहा? आ रहा है तो आपका तो वो आंखों वाला मसला है, तो या तो आप आगे आ जाए, तुम इधर आ जाओ। हाँ, ये उठा लो ना, देख के गिरा मत है। हाँ, निकाल दो फिर लगा देना दोबारा। दोबारा सेट करो। सही है। ठीक है, तो आज इस तरह से बैठना पड़ रहा है, कल से ये टेबल वेबल सारी हटा दूंगा। हाँ जी, ठीक है, अब नज़र आ रहे हैं? नज़र नहीं आ रहा? तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द मेजरमेंट्स यू नीड टू टेक। ठीक है, आपको बेटा अगर तो सामने आ जाए, सही है। द मेजरमेंट्स यू नीड टू टेक। ठीक है, ये हर इस किस्म के हर क्वेश्चन में आपको ये 2-4 चीज़ें मेंशन होंगी, मतलब इनको देख के आपने अपना आंसर लिखना है। मतलब आपको क्या बताना है? मेजरमेंट्स, कौन कौन सी मेजरमेंट्स लेंगे आप रिएक्टिविटी को फाइंड करने के लिए। वेरिएबल्स यू नीड टू कीप कांस्टेंट, कौन कौन से वेरिएबल आपने कांस्टेंट रखने हैं और किस वेरिएबल को। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम योर रिजल्ट्स। ठीक है, आप रिएक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, हम मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? हमारे पास 4 डिफरेंट मेटल्स हैं। आप मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ
और आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना एनर्जी चेंज आएगा। तो कैसे करेंगे आप एक्सपेरिमेंट? थर्मामीटर के थ्रू करेंगे। लेट से आपने कोई बीकर ले लिया, आपने कहा जी ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने क्या ऐड कर लिया? एसिड। लेट से इसमें हमारे पास एसिड मौजूद है। अब एसिड का कितना, मतलब यहाँ पे जो चीज़ एक मेंशन है, द वेरिएबल यू नीड टू कीप कांस्टेंट। अब इसमें आप मेटल यूज कर रहे हैं और एनर्जी चेंज नोट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी, आपने मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है बाय मेजरिंग द एनर्जी चेंज, कि कितना एनर्जी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? मास डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ भाई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसको हम चेंज कर रहे हैं, खुद चेंज कर रहे हैं, और जिस चीज को हम चेंज कर रहे हैं उसके चेंज होने से किसी और चीज पे अगर कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? चॉइस ऑफ मेटल। मेटल आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं कि एक्स के साथ रिएक्ट करना है या वाई के साथ रिएक्ट करना है या जेड के साथ रिएक्ट करना है। तो चॉइस ऑफ मेटल ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेटल, आपने एक्स के साथ पहले रिएक्ट किया, आपने वाई के साथ पहले रिएक्ट किया, हर किसी की अपनी चॉइस है। तो चॉइस ऑफ मेटल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और मेटल को चूज करने से किस चीज के ऊपर चेंज आ रहा है? एनर्जी के ऊपर। टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, बट वो टेम्परेचर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? एनर्जी को। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एनर्जी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहां पे मेटल जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एनर्जी क्या है? दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा है मेटल के ऊपर कि आप कौन सा मेटल सेलेक्ट करते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो एसिड की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे आप? अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे हर एक्सपेरिमेंट में, तो एसिड की कंसंट्रेशन भी एनर्जी के ऊपर, जाहिर बात है ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अब इन्होंने ये कहा है द वेरिएबल यू नीड टू कीप कांस्टेंट। तो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रखेंगे? एसिड की कंसंट्रेशन। आपने मेटल का इफेक्ट देखना है एनर्जी के ऊपर, तो आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि एसिड जो है वो रिएक्शन को इफेक्ट करे। तो एसिड की कंसंट्रेशन, एसिड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब ये चीज नोट कर लें, किसी भी ऐसे रिएक्शन में जिसमें आप मेटल का इफेक्ट देख रहे हैं एनर्जी के ऊपर, तो यहाँ पे जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो आपने क्या रखनी है? द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मस्ट बी कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मस्ट बी कांस्टेंट, ये आपने कांस्टेंट रखनी है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कांस्टेंट आ गई। अब सिंपली हम थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं, फिर मार्किंग स्कीम में देखते हैं किस तरह से आंसर है, ठीक है। मतलब लेट से मैंने कहा कि जी टेक कांस्टेंट, या आप कह लेंगे टेक 4 बीकर्स, क्योंकि 4 डिफरेंट है तो मैं चारों एक साथ कर लेता हूँ। टेक 4 बीकर्स विद कांस्टेंट वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ले लें कांस्टेंट या कांस्टेंट कंसंट्रेशन ले लें ऑफ एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल डिटेल भी तो बतानी है ना। ये तो आपने डिसाइड कर लिया, आपने दिमाग में बना लिया कि कैसे करना है। अब उसकी डिटेल 4 आपने, अब आपकी मर्जी, आप आपके पास एक ही बीकर है तो आप अलग अलग करेंगे, जिसके बाद 4 बीकर हैं वो चारों एक साथ कर देगा। तो हमने कहा जी 4 बीकर में अलग अलग ले लिया। अब क्या करें? प्लेस थर्मामीटर, क्योंकि एनर्जी नोट करनी है तो इसके लिए थर्मामीटर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक थर्मामीटर जो है वो इसमें रख दिया। एंड उसके बाद क्या करेंगे? इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे। मेटल ऐड करने से पहले इनिशियल टेम्परेचर रीडिंग्स यू नीड टू टेक। सबसे पहली बात, द मेजरमेंट यू नीड टू टेक। कौन कौन सी मेजरमेंट्स लेनी है? तो यहाँ पे मेजरमेंट सिर्फ टेम्परेचर है, तो आप कहेंगे जी इनिशियल टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे? नोट इनिशियल टेम्परेचर। अब क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? मेटल ऐड करेंगे। तो ऐड मेटल और इक्वल मासेस ऑफ एटम मेटल्स इन 4 बीकर्स, कि जिस तरह से भी आप इसको लिखना चाह रहे हैं, ये जस्ट मैं वैसे थोड़ी सी एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड स्टिर,
उसके बाद क्या नोट करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हमें क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, क्योंकि एक टाइम पे आगे टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, तो जहाँ पे लगे गिरना शुरू हो जाए तो समझिए इससे पहले वाला आपको टेम्परेचर नोट करना था। तो नोट द मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज नोट करेंगे। अब ये सारी बातें तो होंगी, लेकिन आपके पास दो मतलब आपने मेजरमेंट्स यू नीड टू टेक, आपने बता दिया कौन कौन सी मेजरमेंट्स, वेरिएबल यू नीड टू कीप कांस्टेंट ये भी बता दिया। अब एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी डिड्यूस फ्रॉम योर रिजल्ट्स। आपके पास चारों बीकर से रीडिंग्स आ गई, इसका इनिशियल टेम्परेचर ये, इसका फाइनल टेम्परेचर ये, इसका इनिशियल ये, इसका फाइनल ये। नाउ हाउ यू विल डिसाइड कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। क्या, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल वुड गिव मोर टेम्परेचर चेंज। ठीक है, या मोर एनर्जी वुड बी रिलीज फ्रॉम, हम सिंपली कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल would give more temperature change। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा टेम्परेचर चेंज भी उतना ज्यादा आएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। चलिए अब इसको देखते हैं मार्किंग स्कीम से, मार्किंग स्कीम में इसको किस तरह से आंसर किया गया। पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? एसिड प्लस मेटल इन अ कंटेनर, हमने अलग अलग किए, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ एसिड इन ईच, जो चीज़ आपने कांस्टेंट रखनी। मेजर T1, मेजर T2, बिगेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, स्मॉलेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, लोएस्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक आपके पास मतलब इस किस्म के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे, जिसमें आपने लाजमी नहीं कि हर मेटल हो, कोई और कोई मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, मेटल का कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन एसिड के साथ ही हो रहा होगा, तो आपसे कहेंगे मेटल के ऑक्साइड की रिएक्टिविटी को डिसाइड करना है, कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ऑक्साइड कम रिएक्टिव है। तो आपने जस्ट सिंपल इस तरह से करना है, दोनों को रिएक्ट करना है, दोनों के रिएक्शन के नतीजे में देखना है कितनी एनर्जी रिलीज आ रही है, जो ज़्यादा एनर्जी चेंज देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, हाँ जी बेटा, क्लियर है। Mixtures can be separated in various ways depending on the physical properties of their components। अब ये बिल्कुल आसान सवाल है, इस किस्म का एक सवाल मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं कि आपको ऐसा एक सवाल लाजमी आ जाएगा, सेपरेशन वाला ना, ये आ जाता है ATP के अंदर। A student is supplied with two different mixtures. The first is a mixture of two solids, sodium chloride and sand. The second is a mixture of two liquids, ethanol and butanol. For each mixture, describe a method to obtain a pure sample of each substance in the mixture. In your description, you should include the names of any techniques and apparatus used. ठीक है, तो अब देखें ये पहला मिक्सचर है हमारे पास, सॉलिड, सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये बिल्कुल आसान सवाल है तो मैं चाहूँगा ये आप खुद से आंसर लिखें, खुद आंसर लिखें और फिर हम मार्किंग स्कीम से टैली करते हैं कि कितने पॉइंट आपने उसमें स्कोर किए। क्वेश्चन को पढ़ना है तो यहाँ पर जी बेटा, क्लियर? सॉलिड, सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। ठीक है, चलिए पहले हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं मार्किंग स्कीम में आंसर किस तरह। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड मिक्सचर था, पहले आपने इसको वाटर में डिजॉल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्टिर। ठीक है ना, स्टिर द मिक्सचर, आपने इसको स्टिर किया और फिर इसके बाद फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे, क्यों फिल्टर करेंगे? टू कलेक्ट सैंड एज रेसिड्यू, टू कलेक्ट सैंड एज रेसिड्यू। उसके बाद
है, फिल्टर टू कलेक्ट सैंड एज रेजिड्यू, और फिर इसको ड्राई करेंगे, ठीक है, ड्राई सैंड, एंड देन फिर इवेपोरेट अप टू ड्राइनेस, और क्योंकि NaCl है तो अप टू ड्राइनेस भी कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, तो इवेपोरेट और क्रिस्टलाइज टू कलेक्ट सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं मार्किंग स्कीम से। Add water to mixture to dissolve sodium chloride. Mark 1. Heat और स्टेप। डिजोल्व करने के लिए आप हीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद अगर आपको लगे कि डिजोल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। फिल्टर विद फनल और फिल्टर पेपर टू सेपरेट सैंड फ्रॉम सोल्यूशन, वॉश सैंड और रेसिड्यू, इवेपोरेट सोल्यूशन और फिल्ट्रेट और क्रिस्टलाइज सोल्यूशन, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। चलें ऐसे ही बताएं क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल कैसे सेपरेट होंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट होंगे। पहला पॉइंट तो ये आ गया, दे वुड बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस के ऊपर सेपरेट करेंगे इनको, बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सेपरेशन वुड बी बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जी, कैसे करेंगे सेपरेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने इथेनॉल को और ब्यूटेनॉल दोनों का मिक्सचर ले लिया, अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे कैसे, वो तो चले आगे की बात है ना। हीट करेंगे, ठीक है, आप हीट करेंगे। हीट से क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट होगा। तो हीट द मिक्सचर, लेकिन इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है, इथेनॉल और ब्यूटेनॉल जो हैं दोनों अल्कोहल हैं, और अल्कोहल्स क्या होते हैं, दे आर कंबस्टिबल लिक्विड्स। इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल दे आर अल्कोहल्स एंड अल्कोहल्स आर कंबस्टिबल। अगर आपने इसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख दिया तो यह आग पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट हीटिंग करेंगे। कोई भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा उसको हमेशा क्या करना है आपने, इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है, ठीक है। अल्कोहल्स क्योंकि कंबस्टिबल है तो मस्ट बी हीटेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे हीट करते हैं? वाटर बाथ से कर सकते हैं, या फिर आपको हीट मेटल, कोई आपने मेटल प्लेट रख दी उसको हीट किया, उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर कहते हैं, ठीक है। तो हीट द मिक्सचर बाय इनडायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, तो आपने कह दिया कि बाय यूजिंग वाटर बाथ और मेटल यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर पहले कौन इवेपोरेट करेगा, इथेनॉल या ब्यूटेनॉल? इथेनॉल वुड बी वेपराइज फर्स्ट एज इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल वेपराइज फर्स्ट, पहले वेपराइज होगा। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल बी वेपराइज फर्स्ट, और फिर वेपराइज होकर कहाँ से पास होगा, कंडेंसर में से पास होगा। कंडेंसर में क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। पास थ्रू कंडेंसर, एंड कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क। ठीक है जी, क्लियर है? देख लें जो है इसको मार्किंग स्कीम से। हीट, बॉयल मिक्सचर, डिस्टिल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और देखिए पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मेंशन ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग, वाटर बाथ और हीटिंग मेटल। लोअर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और मोर वॉलेटाइल बॉइल्स ऑफ, ठीक है। हायर बॉइलिंग पॉइंट वुड रिमेन कंडेंस वेपर, यूज ऑफ अ कंडेंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? वही सारे पॉइंट लिखना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं
पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें या तो अगर आप वैसे भी लिखना चाह रहे हैं तो भले आप पहले पॉइंट्स बना लें फिर आप उसको लिखें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सही है जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये खोल दो, खोल दो। Calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to form carbon dioxide gas. Describe an experiment to follow the rate of reaction. Calcium carbonate react कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमें मालूम है। ठीक है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू फॉलो द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो करना है बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड ये एसिड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दे दिया एट रूम टेम्परेचर। Your method must include the collection of carbon dioxide gas. ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जिसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक तो होता है बाय वॉल्यूम कलेक्शन, दूसरा कौन सा होता है? चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। तो ये कह रहे हैं चेंज इन मास पर यूनिट टाइम से नहीं करना, किससे करना है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से कलेक्ट करना है। यू आर प्रोवाइडेड विद 2 grams ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid, and the apparatus normally found in a school laboratory. अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है? योर आंसर शुड इंक्लूड अ मेथड, द मेजरमेंट्स यू नीड टू मेक ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, एंड हाउ यू विल प्रोसेस योर रिजल्ट्स। ठीक है, मेथड बताना है, रीडिंग्स कौन कौन सी लेंगे, एंड हाउ यू विल प्रोसेस, कि किस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन करेंगे। तो यू मे यूज अ लेबल। देखें, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट, इस किस्म के सवालों में अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो भले क्वेश्चन में मेंशन ना हो, बेहतर है डायग्राम बना दें। डायग्राम बनाना इसमें बेहतर है। ठीक है, और जहाँ मेंशन है वहाँ तो बनानी पड़ेगी। तो जहाँ मेंशन है कि यू मे यूज अ लेबल डायग्राम, तो बेहतर है कि डायग्राम बना लें, क्योंकि वर्डिंग हो सकता है आप इतनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाएँ, बट डायग्राम आपको इसमें बिल्कुल आसान डायग्राम है, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप डायग्राम के साथ करें। तो अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट का और HCl का रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मतलब आपने पहले रिएक्शन फ्लास्क बना लिया, लेट से आपने कहा जी ये रिएक्शन फ्लास्क है। ठीक है, इसमें क्या मौजूद है? एसिड मौजूद है। ठीक है, और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, और यहाँ से आप ये गैस कलेक्ट होगी यहाँ से। अब गैस कलेक्शन टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे? गैस सिरिंज यूज हो सकती है। चलिए, गैस कलेक्शन टेक्निक में गैस सिरिंज हो सकती है, और क्या हो सकता है? लेट से अगर सवाल आ जाए कि जी गैस सिरिंज नहीं यूज करनी, वाटर के ऊपर कर सकते हैं, कलेक्शन ओवर वाटर। क्यों कर सकते हैं? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, बहुत स्लाइटली डिजोल्व होता है, तो आप कलेक्शन ओवर वाटर कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन ओवर वाटर, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? जी, तीसरी टेक्निक कौन सी होती है गैस कलेक्शन की? डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, या अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिलीवरी। तो ये अपवर्ड डिलीवरी होगी या डाउनवर्ड डिलीवरी होगी? डाउनवर्ड डिलीवरी होगी। क्यों? क्योंकि हैवियर गैस है, डेंसर गैस है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज हैवियर देन एयर, हैवियर देन एयर। कैसे पता लगा एयर से हैवी है? मास से। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44 ग्राम। एयर का मास कितना होता है? 30 ग्राम तकरीबन। मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपने पूछा था। तो एयर का मास जो है, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेज हैं, तो दोनों का अगर हम एवरेज मास लें तो 30 मास बन जाता है। तो हम कहते हैं कि एयर का रफली जो मास है दैट इज 30। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हैवियर गैस है। तो हैवियर गैसेस जो हैं वो कैसे कलेक्ट होती हैं? बाय डाउनवर्ड डिलीवरी। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ सोचना ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेथड से गैस कलेक्ट करनी है।
तो लेट से हमने कहा कि जी गैस सिरिंज से कर लेते हैं, तो यहाँ पे गैस सिरिंज बना दिया हमने। मुझसे जैसी बन पाएगी मैं भी वैसी बना देता हूँ। अच्छा जी, ये तो आपने गैस सिरिंज, और ये लेबल डायग्राम बनेगी, जो भी डायग्राम आप बनाएंगे उसकी लेबलिंग करने लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं डायग्राम यहाँ तक बनाऊँ तो ये सही है या गलत है? गलत है। क्या गलती है इसमें? ऊपर से ओपन है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको बंद कर देते हैं ऊपर से। अब तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट कैसे एंटर करेंगे? आपने तो वॉल्यूम ऑफ गैस नोट करना है ना, तो जैसे ही एंटर करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या मतलब यहाँ से ये इसको ओपन करना पड़ेगा, या तो इसको सील ना करें, कंप्लीटली सील ना करें, मतलब ऐसा हो कि इसको आप ओपन कर सकें। और दूसरा काम ये हो सकता है कि यहाँ पे आप वेइंग बोर्ड यूज़ करें। आपने यहाँ पे वेइंग बोर्ड जो है, ये प्लास्टिक के छोटे से आप कह लें कि बिल्कुल लाइट से कप होते हैं, वेइंग बोर्ड कहलाती है, मास वगैरह लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने वेइंग बोर्ड के अंदर जो है वो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसके पीसेस रख दिए, और वो आपने यहाँ पे ये वेइंग बोर्ड रख दी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। अब जब तक ये इसके ऊपर रहेगी मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। आपने रिएक्शन स्टार्ट करना है, थोड़ा सा रिएक्शन फ्लास्क को स्टिर करें, वो लड़ जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। गैस यूनिट से उसमें भी तो चांसेस है ना कुछ रिलीज हो सकती है, ठीक है ना। तो आप, और फिर दूसरा ये कि आपने एक्सेस में एसिड यूज़ करना, एसिड आप ऐड करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में तो वो रिएक्शन ज़्यादा विग्रस हो सकता है, ठीक है। तो हम एक्सेस के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट करके ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ, अच्छा एक ही हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि या आप इसको ओपन करें टैप को, फौरन से कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करें और फिर बंद कर दें, लेकिन ये फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्लोज द फ्लास्क एज सून एज वी ऐड कैल्शियम कार्बोनेट सो दैट नो गैस स्केप्स द सिस्टम, ठीक है, कोई भी गैस जो है वो स्केप ना करे। तो ये आपने सिंपल पॉइंट नोट करना है। अब इसमें क्या हो गया, मतलब हमने कौन कौन से पॉइंट देने थे। मेथड आपने क्या कह दिया कि वी आर यूजिंग connect the reaction flask with, किसके साथ कनेक्ट करना है, विद गैस रेंज, ठीक है, गैस रेंज के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, ऐड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे एंड क्लोज द फ्लास्क और क्लोज द लिड, प्लेस द लिड immediately so that no gas escapes. अब रीडिंग्स कौन कौन सी लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज हमने मिस करी है, रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें आपने साथ में क्या बनानी है, स्टॉप वॉच लाजमी बनानी है। रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन होगा तो उसमें स्टॉप वॉच लाजमी आएगी जी। अब आप क्या नोट करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, नोट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, नोट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, और क्या नोट करेंगे, टाइम, ठीक है, नोट द टाइम इन विच गैस कलेक्टेड इन द syringe, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और फिर ये सारी बातें हो गई, लास्ट में क्या है, हाउ यू विल प्रोसेस योर रिजल्ट। ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन क्या इससे ग्राफ बनेगा, ये तो दो रीडिंग ली हमने, आपने तो फाइनल वॉल्यूम ले लिया, फाइनल टाइम ले लिया, ग्राफ किस चीज़ का बनाएंगे आप। यहाँ से तो एवरेज रेट निकलेगा, एवरेज रेट कैसे निकलेगा, चेंज मतलब वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। तो रेट अगर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो आपने एक्सपेरिमेंट बताया इसके हिसाब से तो रेट किस तरह से निकलेगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ से एवरेज रेट आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफ बनाना होता तो फिर हम टाइम इंटरवल्स बनाते कि 5-5 सेकंड के बाद हम देखेंगे कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है,
ठीक है, फिर वो उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर स्लोप देखते हैं कितना स्टीप है, कहाँ कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये सारे पॉइंट। अब देखिए इसको मार्किंग सीन एड एसिड एंड मेटल इन अ कंटेनर, पहला पॉइंट हो गया। इक्वल वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, अच्छा ये करना होगा। Mix hydrochloric acid and calcium carbonate in any container, gas range or measuring cylinder over water, burette over water। ठीक है, कलेक्शन के लिए आप burette over water लगा दें। Some indication of how to mix reactant with minimum loss of gas। ठीक है, minimum loss of gas। How to mix reactants with minimum loss of gas or indication of gas tight cylinder। Volume of measurement of volume of gas, measurement of time। Volume measure किया, time measure किया, उसके बाद rate is equals to volume divided by time, और प्लॉट ग्राफ एंड मेजर ग्रेडियंट और कमेंट ऑन स्टीपनेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये आपने सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है वो बता दिया किस तरीके से आपने इसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के जो क्वेश्चंस हैं ये आप कह लें कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं। मोस्टली एटीपी के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में से क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी तो आपने प्रैक्टिस लाजमी खासतौर पर करके जाना। इन सवालों को लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करें। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, एनर्जी चेंज हो गया, इसके अलावा एक क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन हो गया, तो टाइट्रेशन के सॉल्ट प्रिपरेशन किस तरह से है उसकी लिखने की प्रैक्टिस करें। तो अभी ये तो हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, मैं छोटा सा क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ। अच्छा जी, अमोनियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। द स्टूडेंट प्रिपेयर सम अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल्स बाय न्यूट्रलाइजेशन। She used dilute sulfuric acid and aqueous ammonia। ठीक है, क्या बना रहा है? अमोनियम सल्फेट बनाना है। अमोनियम सल्फेट के लिए अच्छा मेथड कौन सा होगा इसके लिए? अमोनियम सल्फेट बनाना हो तो कौन सा मेथड होगा? टाइट्रेशन मेथड। रीजन, अमोनियम सल्फेट सॉल्युबल है और कैटाइन क्या है? NH4 प्लस। तो जब भी सॉल्युबल सॉल्ट हो, कैटाइन अमोनियम हो, तो हमेशा मेथड कौन सा होगा? टाइट्रेशन मेथड होगा। ठीक है, तो शी यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया। The diagram shows some of the apparatus the student can use। The student measured 25 cm cube of aqueous ammonia into a conical flask। Write the letter of the piece of apparatus she should use to measure the aqueous ammonia। Name this piece of apparatus। 25 cm cube के लिए इसमें से कौन सा apparatus यूज करेंगे? D। क्या नाम है? पिपेट। ठीक है, ये क्या है? पिपेट। ठीक है, चलें इसको आज यहीं तक रख रहा हूँ।